आज एक हम और नया चैप्टर देखेंगे रेनबो बुक का, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। और इसके राइटर जो है वो है तिशानी दोशी। तो पहले हम अबाउट द लेसन देखते हैं, तिशानी दोशी के बारे में देखते हैं। तिशानी दोशी वाज बॉर्न इन 1975 इन चेन्नई, फॉर्मरली नॉन एज मैड्रास। तो तिशानी दोशी का जन्म जो है 1975 में चेन्नई में हुआ था, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था और अभी उसे चेन्नई बोलते हैं। सी हैज़ पब्लिश्ड पोएम्स, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने पोएम्स भी लिखी है, एसेज निबंध भी लिखे हैं और लघु कहानियां भी। सी हैज़ बीन द लीड डांसर ऑल्सो इन चंद्रलेखा ट्रूप। और चंद्रलेखा ट्रूप में ग्रुप में वो एक लीडिंग डांसर रही है, मुख्य नृत्यिका रह चुकी है। इन दिस लेसन तिशानी दोशी explains how the Antarctica is the appropriate place to know more about the Earth's past, present and future। तो इस लेसन के अंदर, इस पार्ट के अंदर तिशानी दोशी जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि किस प्रकार से अंटार्कटिका जो है एक एप्रोप्रिएट प्लेस है। एप्रोप्रिएट यानी एकदम सही स्थान है इस धरती के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। जो सबसे सही स्थान है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। और किस प्रकार से वो सही है इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सी एक्सोर्ट्स अस टू टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। वो हमें सुझाव देती है। एक्सॉर्ट का मतलब होता है सुझाव देना, आग्रह करना। हमसे आग्रह करती है तिशानी दोशी टू टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। सो दैट, ताकि द बिग प्रॉब्लम्स अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज में इजीली बी हैंडल, ताकि एनवायरमेंटल जो पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बिग प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उनका आसानी से निराकरण कर सकते हैं। कब? जबकि हम छोटी छोटी समस्याओं की तरफ ध्यान दें। पहले हम छोटी समस्याओं का निराकरण करें तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं का भी उपाय कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है, आग्रह किया है। एंड आर अर्थ रिमेन्स अ प्लेस वर्थ लिविंग फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर सेंचुरीज टू कम। और हमारी पृथ्वी जो है एक ऐसा स्थान बनेगी जो है जानवरों के लिए, एनिमल्स यानी जानवर, और ह्यूमन बींग्स यानी मानव, मनुष्य और जानवरों के लिए सदियों तक, शताब्दियों तक, सेंचुरीज यानी शताब्दियों तक वो जो है एक योग्य रहने के लिए योग्य स्थान बन जाएगी। कब? जब हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, तो एनवायरनमेंट से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देंगे तो बड़ी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है कई शताब्दियों तक रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान बना रहेगा, जानवरों के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकेडमिक सोकाल्स्की। तिशानी दोशी जो है खुद अपना अनुभव एक बता रहे हैं। वो कह रही है कि इस साल के शुरुआत में, अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया, एबोर्ड यानी उसकी शिप में चढ़ना, मतलब शिप में बैठे हुए पाया खुद को। और वो शिप कहाँ का था? रशियन रिसर्च वेसल, एक रशियन अनुसंधान का जहाज था, रसिया का था, जो अनुसंधान के लिए जा रहा था। द अकेडमिक सोकाल्स्की, और उस शिप का जो नाम था, वेसल का मतलब यहाँ पे शिप है, और उस जहाज का नाम क्या था? अकेडमिक सोकाल्स्की। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, इन द वर्ल्ड। और वो जहाज किस तरफ जा रहा था? हेडिंग यानी बढ़ रहा था। किस तरफ बढ़ रहा था? दुनिया के सबसे ठंडे, कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखे, विंडीएस्ट यानी सबसे ज्यादा हवादार कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की तरफ जा रहा था, अंटार्कटिका। और उस महाद्वीप का नाम क्या है? अंटार्कटिका। तो वो सोकाल्स्की जो जहाज है जिसमें तिशानी दोशी खुद बैठी हुई थी, वो ये बता रही है कि ये जहाज जो है दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे हवादार महाद्वीप की तरफ बढ़ रहा था, जिसका नाम अंटार्कटिका है। माई जर्नी बिगेन फ्रॉम 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स। तो कहती है कि मेरी जो ये यात्रा जो शुरू हुई, बिगेन यानी शुरू हुई थी, वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, मद्रास से जो भूमध्य रेखा है उससे 13.9 डिग्री उत्तर की तरफ हुई थी,
यात्रा की शुरुआत। और हमने जो हमारे जहाज ने क्या किया, 9 टाइम जोन्स को, 9 समय के जो जोन हैं बने हुए, उनको इसने क्रॉस किया, पार किया। 6 चेक पॉइंट्स को पार किया, जांच चौकियां जो होती है सीमाओं में स्थित, उनको पार किया। और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और 3 जो है जल के समूह को पार किया, मतलब जल बड़े जो सागर महासागर है जो, उन 3 वाटर बॉडीज को पार किया। और एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स, और इतने ही लगभग इकोस्फेयर से ये जहाज गुजरा। इकोस्फेयर यानी पारिस्थितिकी तंत्र। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. तो ये कहते हैं कि जब मैंने कदम रखा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे, महाद्वीप पे, तो उस समय तक, बाय द टाइम, उस समय तक जो है मैंने किस किस से यात्रा, 100 घंटे की यात्रा की। और वो कॉम्बिनेशन था, सबका संयोजन था कि कार से भी कुछ यात्रा तय की, कुछ एरोप्लेन से और कुछ शिप से, जहाज से। तो ये 100 घंटे की यात्रा में ये तीनों शामिल थे कि कुछ यात्रा कार से की वहां तक पहुंचने के लिए, अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए मद्रास से, और कुछ यात्रा जो थी उनकी एरोप्लेन से थी और कुछ शिप से थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज अ रिलीफ। तो इसीलिए जो मेरा पहला इमोशन था, फर्स्ट जो इमोशन यानी भाव जो आया मेरे चेहरे के ऊपर, अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, एक्सपेंसिव यानी विस्तृत, वाइट यानी सफ़ेद, जो वो उसका लैंडस्केप जो था, जो वहाँ की भूमि जो दिख रही थी वो विस्तृत रूप से फैली हुई सफ़ेद रंग की थी। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज अ रिलीफ, और जो ब्लू हॉरिजन वहाँ से स्पष्ट दिख रहा था, अनइंटरप्टेड यानी अबाधित, एकदम क्लियर जो दिख रहा था, नीले रंग का क्षितिज, तो वो एक राहत था। कहने का मतलब है कि 100 घंटे की जो इन्होंने यात्रा की थी, जिसमें कार की यात्रा भी इंक्लूड थी, एरोप्लेन की थी और शिप की यात्रा भी थी, उस यात्रा को करने के बाद जब ये कहते हैं कि मैंने वहाँ पे कदम रखा अंटार्कटिका महाद्वीप पे, और उसका विस्तृत जो लैंडस्केप था, एकदम सफ़ेद जो उसका ज़मीन थी, तो उसको देखा मैंने, और वहाँ से जो ब्लू हॉरिजन दिख रहा था अबाधित रूप से, तो वास्तव में उनको क्या मिली, एक रिलीफ मिला, राहत मिली। फॉलोअप्ड विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उस रिलीफ के तुरंत बाद जो उनका फीलिंग था, जो भावना थी, इमीडिएट यानी तुरंत, वो कैसी थी, प्रोफाउंड वंडर, बहुत ही गहरा उनको आश्चर्य हुआ। वंडर यानी आश्चर्य, प्रोफाउंड यानी गहरा। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were parts of the same landmass. तो ये कहते हैं कि वंडर किस चीज़ का हुआ, आश्चर्य किसको लेकर के हुआ, किसकी इमेंसिटी को लेकर, विस्तृतता को लेकर, इसका आइसोलेशन जो ये अन्य महाद्वीपों से जो अलग है, आइसोलेटेड है, आइसोलेशन यानी पृथकत्व, और मेनली और मुख्य रूप से इस बात को लेकर के वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक टाइम था जब भारत इसी अंटार्कटिका ये जो महाद्वीप है ये और भारत जो है एक ही लैंड मास का, एक ही जमीन का ये टुकड़ा थे, एक ही जमीन का हिस्सा थे। मतलब अंटार्कटिका जो है वो और भारत जो है एक ही जमीन का हिस्सा थे। तो ये इस बात को लेकर के इनको वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन वर्ष पहले, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 650 मिलियन ईयर्स का मतलब है 65 करोड़ साल पहले, अ जायंट एमालगेमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट यानी विशाल महाद्वीप, तो एक बहुत बड़ा एमालगेमेटेड यानी जॉइंट जुड़ा हुआ एक दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट था, विशाल महाद्वीप था 65 करोड़ पहले, और उसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, तो वास्तव में उसका अस्तित्व था, एग्जिस्ट यानी वास्तव, अस्तित्व होना, इंडीड यानी वास्तव में। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो कि आधुनिक अंटार्कटिका जिसको हम देख रहे हैं उसका अंटार्कटिका जो है उस गोंडवाना का क्या था, सेंटर था। मतलब जो अंटार्कटिका अब हम देखते हैं वो उस गोंडवाना जो लैंड मास था, जो जमीन का एक पृथ्वी का हिस्सा था, उसका वो एक केंद्र था अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। उस वक्त जो थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, उस वक्त की जो
चीज़ें थी, जो वातावरण था वो थोड़ा अलग था, डिफरेंट यानी अलग था, क्योंकि ह्यूमंस का, मानव का अभी तक अराइवल नहीं हुआ था इस ग्लोबल सीन में, वैश्विक दृश्य में मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और क्लाइमेट जो था, जो वातावरण था वो ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, लेकिन बहुत सारी विभिन्नता थी, वैरायटी यानी विभिन्नता थी किसकी, फ्लोरा और फोना की। मनुष्य का अभी उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन फ्लोरा और फोना बहुत था। फ्लोरा बोलते हैं वनस्पति जगत को और फोना जीव जगत को। तो दूसरे जीव बहुत थे, वनस्पति थी, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। 400-500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, लगभग 500 मिलियन वर्षों तक, 50 करोड़ वर्षों तक गोंडवाना जो है फला फूला, थ्राइव यानी पोषित रहा, हरा भरा रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन जब ऐसा एक समय ऐसा है जब डायनासोर्स जो थे वो खत्म होने लगे, वाइप्ड आउट यानी खत्म हो गए। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और मैमल्स जो है, जो स्तनधारी जीव जो है, वो उनका आने की प्रक्रिया शुरू हुई। द लैंडमास वाज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तो ये जो लैंडमास जिसका नाम गोंडवाना था, उसमें एक ऐसा बल लगा जो सेपरेट, अलग अलग उसके टुकड़े हुए, और उससे क्या बने, कंट्रीज बने, देश बने। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और उस वक्त जो ग्लोब का शेप बना, जो आकार बना, जो हम आज देखते हैं, वो उस वक्त बना था। टू विजिट, मतलब उस समय जो गोंडवाना लैंड से हिस्से बने, तब इंडिया भी बना और एक साउथ अमेरिका बना। देखते हैं किस प्रकार से। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, तो तिशानी दोषी कहते हैं कि अंटार्कटिका की विजिट करना, शेयर करना, उस इतिहास का एक हिस्सा बनने के समान है। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। टू गेट अ ग्रास्प, ग्रास्प यानी झलक प्राप्त करना, एक नज़र प्राप्त करना उसकी, उस चीज़ की कि हम जहाँ से आए हैं। तो हमारे वास्तव में जो हमारी जो कंट्री जो है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अंटार्कटिका से, इंडिया की। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और संभवतया हम किस तरफ और बढ़ेंगे, तो इसके बारे में आपको अनुसंधान करना है। तो आप एक अच्छा ये स्थान है अंटार्कटिका जाने का। इट्स to understand the significance of Cordilleran faults and pre-Cambrian granite shields, और क्या समझ सकते हैं हम यहाँ पे, एक समझना किसके बारे में, कॉर्डिलरेन फोल्ड्स, समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ग्रेनाइट की चट्टानों के बारे में, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के बारे में, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इवोल्यूशन यानी विकास, एक्सटिंक्शन यानी विलोप, तो विकास और विलोप के बारे में, इन सब के बारे में हमें अगर समझना है तो अंटार्कटिका जो एक बहुत ही अच्छा स्थान है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. अगर आप सोचते हैं कि ये सब जो है एक मिलियन वर्षों में हुआ है, 10 लाख वर्षों में हुआ है, तो सच में ये एक जो है दिमाग को चकरा देने वाली बात है। माइंड बॉगलिंग यानी ऐसा जो जिसकी कल्पना करना बहुत अजीब हो, उसको बोलते हैं माइंड बॉगलिंग। Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. तो आप देखो, इमेजिन यानी कल्पना करो कि इसका जो हिस्सा, गोंडवाना का एक हिस्सा जो है, जो इंडिया है, भारत जो बना है, इसी गोंडवाना लैंड मास का एक टुकड़ा जो है वो नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ गया है, उत्तर की तरफ, और जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया महाद्वीप से टकराया, और वहाँ पे टकराने से जो क्रस्ट बने, जो उभार बने, उसी से किसकी उत्पत्ति हुई, हिमालय की, हिमालय पर्वत बने। जब एशिया महाद्वीप जो है, एशिया जो पहले से था उसका जमीन थी, उससे जब गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा जाकर के उत्तर की तरफ जाकर के उससे टकराया, तो उन दोनों के टकराने से जो उभार हुए, वो उभार ही आज हम देखते हैं हिमालय के रूप में। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, दूसरा एक उसका टुकड़ा गोंडवाना लैंड का जो गया, वो किससे जाकर के जुड़ा, नॉर्थ अमेरिका से, और उसे ही आज हम क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका, जिसे हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, वो जो है ये भी गोंडवाना लैंड से बना है, लैंड मास से। ओपनिंग अप द ड्रैक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करेंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, desolate
एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और उससे एक ड्रेक पैसेज यानी दर्रा का एक निर्माण हुआ, जिससे सरकमपोलर करंट यानी परिध्रुवीय धारा का निर्माण हुआ, जिसका नाम है ड्रेक। और वो जो है अंटार्कटिका को क्या रखती है, फ्रीजिड ठंडा, डेसोलेट यानी पृथक, और अंटार्कटिका के एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। तो वो इस एक ये जो परिध्रुवीय करंट का धारा का निर्माण हुआ जो कि इसको ठंडा रखती है अंटार्कटिका को, मतलब वो जो लैंड मास थी गोंडवाना, उसका जो हिस्सा दक्षिण की तरफ चला गया, दो हिस्से उत्तर की तरफ गए, एक तो गया उत्तरी अमेरिका से मिला जिसको हम आज दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं, दूसरा हिस्सा एशिया से जाके टकराया जिसे हम भारत कहते हैं, और जो तीसरा हिस्सा था जो उसका सेंटर था गोंडवाना का वो दक्षिण ध्रुव की तरफ चला गया, और उनके बीच में एक ड्रेक बना, दर्रा बनी, उसमें जो सरकमपोलर करंट बहता है, जो परिध्रुवीय धारा का संचार होता है, उसी की वजह से अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा है, फ्रीजिड है और दूसरे महाद्वीपों से डेसोलेट है, पृथक है, अलग है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह, मतलब ये तिशानी दोषी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ क्या हूँ, एक ऐसा दक्षिण भारतीय जो कि सूर्य की पूजा करता है। 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect। तो मेरे जैसे इंसान के लिए जो कि साउथ का है और सूर्य की पूजा करता है, और ऐसे स्थान पे जाना जहाँ दुनिया की पूरे टोटल दुनिया की जो है 90% बर्फ जो है वहाँ पे स्टोर्ड है, जमी हुई है, तो एक वास्तव में एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है। चिलिंग यानी भयावह और प्रोस्पेक्ट यानी संभावना है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही वहाँ पे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, भयावह फीलिंग आती है, जिसने सूर्य की उपासना की हो और वो ऐसे स्थान पे जाए जहाँ पे पूरी दुनिया का 90% जो आइस जो है स्टोर किया हुआ है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। तो ये कहते हैं कि ये भयावह प्रोस्पेक्ट जो है, जो संभावना है, ये केवल मात्र परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण तंत्र, रुधिर का जो प्रवाह होता है शरीर के अंदर उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और मेटाबॉलिक फंक्शन उपापचयी क्रिया, केवल उनके लिए ही ये भयानक नहीं है। मेटाबॉलिक यानी उपापचयी, जो भोजन का पाचन करने की जो फंक्शन है, क्रियाएं हैं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, लेकिन केवल उपापचय और परिसंचरण तंत्र के लिए ये भयावह संभावना नहीं है। ये कहते हैं कि कल्पना में भी ये एक भयावह संभावना है, इसका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। तो ये कहते हैं ये एक प्रकार से किसी बड़ी पिंग पोंग यानी टेनिस की एक बहुत बड़ी जायंट यानी विशाल बॉल के अंदर घूमने जैसा है। डिवॉइड यानी लैकिंग, कमी होना, जहाँ पे कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है, मनुष्य का कोई निशान नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, नो ट्रीज, बिल बोर्ड्स, कोई ऐसे बोर्ड्स नहीं लगे हुए संदेश वाले, विज्ञापन वाले, और ना ही कोई बिल्डिंग है, ना ही इमारतें हैं। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। आप यहाँ पर आकर के आपका जो अर्थ से, जमीन से जुड़ा संबंधित जो सेंस है और जो पर्सपेक्टिव है, नजरिया है टाइम को लेकर के, और उसको आप यहाँ पे आकर के भूल जाते हो। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मेजेज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। तो यहाँ पे जो आपका विजुअल स्केल है, जो आपके दृश्य की परास जो है, रेंज जो है, वो सूक्ष्म से जीव से लेकर के मिजेज यानी मच्छर, माइट्स यानी कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, उनसे लेकर के ब्लू व्हेल तक के यहाँ जीव मिलते हैं। और ब्लू व्हेल और फिर आइसबर्ग्स जो है, यहाँ पे जो शिलाएं हैं बर्फ की, आइसबर्ग्स यानी बर्फ की शिलाएं जो है वो इतनी बड़ी है जितने किसी कंट्री का साइज हो। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे सबसे बड़ी जो आइसबर्ग, जो बर्फ की शिला है, जो शिला जो है उसका जो साइज है वो क्या है, बेल्जियम कंट्री के बराबर है। डेज गो ऑन एंड ऑन ए सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट एंड यूबिक्यूटस साइलेंस। यूबिक्यूटस यानी सर्वव्यापी। तो दिन जो है जैसे यहाँ पे लगातार दक्षिणी समर लाइट में, दक्षिणी गर्मी की रोशनी जो है
उसमें 24 घंटे लगातार वो रहता है। यूबिक्विटस यानी सर्वव्यापक शांति है। अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांस और काल्विंग आइस शीट। तो वो शांति जो है यहाँ की, जो यूबिक्विटस है, सर्वव्यापी शांति जो है, वो केवल इंटरप्टेड यानी बाधित की जाती है कभी कभी एवलांश यानी हिमस्खलन से, या फिर कोई बड़ी जो आइस शीट है, जो आइस बर्फ की जो परत होती है, काल्विंग यानी बछड़े के समान सफेद, उससे यहाँ की शांति कभी कभी भंग होती है। जब हिमस्खलन होता है या बर्फ की परत जो है वो जमती है या फिर उसमें कुछ हलचल होती है, तो कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और वो जो है इस स्थान को क्या करती है, कॉन्सिक्रेट्स यानी मैक्स होली, पवित्र बनाती है। कौन कभी मतलब यहाँ पे जो सर्वव्यापी शांति है वो इंटरप्टेड होती है, बाधित होती है हिमस्खलन से या फिर काल्विंग आइस शीट से, और उससे ये जो स्थान क्या बनता है, पवित्र बनता है। इट्स एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो ये एक तल्लीनता है, इमर्सन यानी तल्लीनता है, जहाँ जो आपको फोर्स करती है, आपको बाधित करती है कि आप खुद को यहाँ पे इस भूगर्भीय इतिहास, ये जो पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास है, इसके संदर्भ में आप यहाँ पे तल्लीन हो जाए। ऐसा यहाँ पे आपको ये यहाँ की जो स्थल की जो ये वातावरण है वो आपको बाधित करता है। एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। और मनुष्य के लिए ये तिशानी दोषी कहते हैं कि पूर्वानुमान लगाना अच्छी बात नहीं है, मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है पूर्वानुमान लगाना किसी के बारे में।